ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है जिसे बनाने की शक्ति हमें ना हो। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। हिमालयी नदियों में पलता खतरा, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं ना, उन्हीं की बात की जा रही है। जलवायु आपदा के कारण हिमालयी नदियां खतरनाक रूप से अपने प्रवाह के रास्ते बदल रही हैं। यह खतरे की घंटी है। उधर आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और इस क्षेत्र में जमे हुए पानी की मात्रा में गिरावट जारी रहना और बेरिंग सागर तथा ओखोत्स्क सागर में जमे हुए जल की क्षति गंभीर बदलाव का संकेत है और इससे सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करने की आर्कटिक क्षेत्र की क्षमता में कमी आती है और इससे परिस्थिति तंत्र, मौसमी रुझान और ध्रुवीय क्षेत्रों में आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस और सिचुआन यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों के मुताबिक वैश्विक ताप के कारण होने वाले मौसमी बदलाव से ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में नदियों और उनके किनारे बसे इलाकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और तिस्ता इत्यादि नदियों से लगभग 19 नदियां सीधे जुड़ी हैं और जिनके तेज प्रवाह से जनधन का व्यापक नुकसान हो सकता है। पहले के मुकाबले दुगनी तेज गति से ये नदियां खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे तबाह कर सकती हैं। हिमालयी नदियों के 1582 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में तापमान की संवेदनशीलता वैश्विक औसत से लगभग 8 गुना ज्यादा है। नदियों की तरह इन क्षेत्रों का तापमान भी दोगुनी गति से बढ़ रहा है। नदियों की गति में बदलाव का सीधा संबंध जलवायु आपदा, तापमान और हिमनदों की हलचल से है। हिमालय के आर पार इस आपदा से बहुत बड़ी आबादी गंभीर रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है। ताजा अध्ययन के मुताबिक खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की नदियों के परिस्थिति तंत्र के लिए यह भयावह हो सकता है। असम पहले से ही ऐसी आपदाएं झेल रहा है। जलवायु आपदा से अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो रही हैं और इसी कारण पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे बदलाव आ सकते हैं और जिन्हें पलटना असंभव होगा और शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति बढ़ रही है और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत तापमान वृद्धि की सीमा अहम है। ऐसी स्थिति में चरम मौसमी घटनाओं, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और परिस्थिति तंत्र ढहने का जोखिम बढ़ेगा। गर्म हो रही जलवायु से वैश्विक वर्षा रुझानों में भी बदलाव नजर आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट में आगाह किया गया कि दुनिया भीषण गर्मी की ओर बढ़ रही है और आप देखिए यह लगभग तय है कि अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके आसपास बना रहेगा। क्या होगा? बना रहेगा। और आप देखिए ब्रिटेन के मौसम विज्ञान विभाग ने इस रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों की जलवायु का आकलन और अगले 5 वर्षों में 5 वर्षों में तापमान, बारिश, बर्फबारी के रुझानों का अनुमान रेखांकित किया है। वर्ष 2026 से 2030 के दौरान इस बात की लगभग 86% आशंका है कि कम से कम एक वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक गर्म वर्ष होने का मामला सामने आए। अगले 5 वर्ष की अवधि में कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और बीती जुलाई में हिमालयी क्षेत्रों से लेकर अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ग्रामीण इलाकों तक आई भीषण बाढ़ की घटनाओं में कई लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों की गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं। वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि इस विनाश के पीछे तेजी से हो रहे शहरीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव, जलवायु परिवर्तन जैसी वजह हैं और जिनके वातावरण में नमी बढ़ रही है और बाढ़ का खतरा भी लगातार गहराता जा रहा है। और देखिए, अगर हम लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अतिरिक्त 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर
वायुमंडल लगभग 7% अधिक जलवाष्प अपने भीतर संचित कर सकता है और इस स्थिति से अत्यधिक वर्षा का जोखिम बढ़ रहा है। साथ ही गर्म होती जलवायु के कारण तेजी से पिघलती बर्फ ने हिमनद से जुड़ी बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अकेले बीती जुलाई में ही दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक के बाद एक बाढ़ की घटनाएं देखी गई हैं। कहीं भारी बारिश, कहीं हिमनद झीलों का विस्फोट और कहीं अचानक आई बाढ़ का कहर टूटा है। वर्ष 2020 में दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में भीषण बाढ़ की घटनाओं में 6,500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। लगभग 105 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति भी दर्ज की गई थी। 2 साल बाद 2022 में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस साल भी यह सिलसिला थमा नहीं है। दक्षिण कोरिया में 16 से 20 जुलाई के बीच रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई, जहां कुछ इलाकों में वर्षा 115 मिलीमीटर प्रति घंटे से भी अधिक दर्ज हुई है। और आप देखिए, इस आपदा में कम से कम 18 लोगों की मौत और 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। बीती जुलाई में अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने टेक्सास के पहाड़ी क्षेत्रों में तबाही मचा दी और जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई और अनेक लोग लापता हो गए। और इसी तरह नेपाल के रसुआ जिले में हिमनद की सतह पर बनी झील के फटने से अचानक आई बाढ़ में कुछ जल विद्युत संयंत्र और एक पुल सहित कई सड़कें बह गईं। इस भीषण घटना में कम से कम 11 लोगों की जान गई, अनेक लोग अब भी लापता हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बाढ़ अब पहले की तुलना में अधिक बार आ रही है, जबकि 2 दशक पहले ऐसी बाढ़ आमतौर पर हर 5 से 10 साल में एक बार आती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में बाढ़ की ऐसी घटनाओं का खतरा 3 गुना तक बढ़ सकता है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 1.81 अरब लोग, यानी दुनिया की लगभग 1/4 आबादी विनाशकारी बाढ़ की जद में है। इस आबादी में से 89% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों के हैं। भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई। पुंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग अब भी लापता हैं और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। नागालैंड में बारिश के बाद भूस्खलन से स्कूल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से लगभग कई सड़कें बंद हुई। हिमाचल में भी इन दिनों 36 सड़कें बंद हैं। असम के 12 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। मानसून चल रहा है ना अभी, ये भी आप देख रहे हैं। चुनौतियों की पाठशाला। अगर किसी युद्ध में एक व्यक्ति के पास सारे अस्त्र शस्त्र विद्यमान हो लेकिन उसका शत्रु पूरी तरह निहत्था हो, निश्चित ही ऐसे युद्ध का परिणाम पहले व्यक्ति का पक्ष में होगा। मगर गहन विचार किया जाए तो क्या ऐसी विजय जीते हुए व्यक्ति को कोई नई सीख, नया अनुभव या फिर नया कौशल प्रदान करने में समर्थ होगी? और इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। जीवन भी युद्ध का ही एक पर्याय है। समय समय पर हमारे सामने उपस्थित होने वाली परिस्थितियों और चुनौतियां युद्ध के शत्रु के बजाय हमारे लिए एक उत्कृष्ट पाठशाला की भूमिका अदा करती है। खुद को जानने के लिए जीवन में चुनौतियों की पाठशाला का होना नितांत आवश्यक है। चुनौतियों और कठिन परिस्थितियां हमें जीवन की सच्चाई के साथ साथ हमारे भीतर छिपी हुई सामर्थ्य तथा अपार संभावनाओं से रूबरू कराती हैं। चुनौतियों में अपार शक्ति होती है और जिस प्रकार एक पाठशाला व्यक्ति को निरक्षर से साक्षर बना देती है, ठीक उसी तरह चुनौतियां भी हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देती है। यह पूरी तरह सच है कि चुनौतियां सबसे पहले व्यक्ति को विचलित करते हुए उसके आत्मविश्वास को छीड़ करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी इस क्रिया का उत्तर कुशलतापूर्वक धैर्य की प्रतिक्रिया से दे दिया गया तो फिर यही चुनौतियां हमारे व्यक्तित्व को अथाह आत्मविश्वास से भर देती हैं और परिणाम यह होता है कि व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। और वास्तव में आप देखिए, चुनौतियां मनुष्य को उसकी सीमाओं एवं अद्भुत शक्तियों से परिचित कराती हैं। शांत समुद्र में कोई भी नाविक कुशल नहीं बन सकता। कुशलता सदैव तूफानों से लड़कर ही आती है। मनुष्य संघर्षों की भट्टी में तपकर निखरता है। कठिनाइयां हमें धैर्य, संयम और साहस और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष और विषम परिस्थितियों का सामना किया होता है, वे अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील और परिपक्व, मजबूत दिखाई देते हैं। दरअसल चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति ही सबसे बड़ी समस्या है। आज व्यक्ति आसान एवं वैकल्पिक मार्ग खोजने में लगा है। वह बिना परिश्रम के उत्कृष्ट परिणाम चाहता है, मगर प्रकृति का स्पष्ट सा नियम है, बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। बीज अगर मिट्टी के अंधेरे और दबाव को सहन ना करे तो वह वृक्ष कदापि नहीं बन सकता।
नदी चट्टानों से ना टकराए तो उसका प्रवाह निर्मल नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य भी चुनौतियों से जूझे बिना परिपक्वता को नहीं प्राप्त कर सकता है। चुनौतियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, क्या है, कि आप देखेंगे कि वे मनुष्य को आत्ममंथन का अवसर देती हैं, और जब सब कुछ अनुकूल होता है तब व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कठिन समय उसे स्वयं से परिचित कराता है। चुनौतियों की पाठशाला में प्रवेश लेकर ही वह समझ पाता है उसके भीतर कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है और कितनी इच्छा शक्ति है। एक बार व्यक्ति को अपनी वास्तविक ताकत का पता ही तब चलता है जब परिस्थितियां उसे पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करती हैं। एक सत्य यह भी है कि प्रत्येक चुनौती केवल बाहरी नहीं होती है। अनेक संघर्ष और परिस्थितियों के झंझावात मनुष्य के भीतर भी चलते रहते हैं। भय, असुरक्षा, निराशाहीन भावना और अकेलापन, ये सब मानसिक चुनौतियां हैं, और बाह्य परिस्थितियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर के संघर्ष अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक अंधेरों से लड़ना सीख जाता है वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इसलिए चुनौतियों की पाठशाला केवल बाहरी संघर्षों की ही नहीं बल्कि आत्म विजय और आत्ममंथन की पाठशाला है। प्रत्येक चुनौती हमारे व्यक्तित्व की नवीन ढंग से रचना करने के लिए ही हमारे समक्ष उपस्थित होती है। यह पूरी तरह हमारे विवेक और धैर्य पर ही निर्भर करती है। हम उस चुनौतीपूर्ण अमूल्य अवसर को ही जाने देते हैं या फिर उसे पूर्ण समर्पण या तथा साहस के साथ स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व और अंतर्मन के निखार का माध्यम बनाते हैं। कितना ही प्रचंड झंझावात क्यों ना हो, अगर हमने अपने कदम पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ जमा रखे तो हम विचलित नहीं हो सकते। और चुनौतियों के वक्त अगर हमने परिस्थितियों को प्रतिकूल परिवेश के रूप में देखा तो निस्संदेह हमारी पराजय निश्चित है। चुनौतियों की पाठशाला हमें यह सिखाती है कि प्रतिकूलतम परिस्थिति में भी हम अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का महत्तम दोहन करते हुए रचनात्मकता की ओर कैसे अग्रसर हो। चुनौतियों की पाठशाला हमें विनम्रता का आभूषण भी प्रदान करती है। सफलता की छड़ों में व्यक्ति कभी कभी अहंकार का शिकार हो जाता है, लेकिन कठिन परिस्थितियां उसे वास्तविकता का बोध कराती हैं। वे उसे यह समझाती हैं कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। प्रत्येक नई चुनौती एक नया पाठ लेकर आती है और हर संघर्ष का एक नया अनुभव प्रदान करती है। चुनौतियां जीवन का अनिवार्य अंग है और उनसे बचना संभव नहीं है, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखना अवश्य संभव है। जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई संभावना लेकर आती है। जो व्यक्ति चुनौतियों को अपनी पाठशाला बना लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई सामने आए तो उसे बाधा नहीं बल्कि एक नए अध्याय और सुअवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे मूलवान शिक्षा चुनौतियों की पाठशाला में ही प्राप्त होती है। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जवाबदेही का दायरा। पिछले कई दिनों से संसद में जिस तरह का गतिरोध कायम है, दोनों सदनों को बार बार स्थगित करने की नौबत सामने आ रही है और उसका हल निकालने को लेकर औपचारिक बयानों के अलावा सरकार की ओर से कोई गंभीर कोशिश होती नहीं दिख रही है। सवाल यह है कि अगर एक ही मुद्दे पर यानी नीट प्रश्न पत्र लीक पर विरोध जताने वाले प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस के बेलगाम रवैये पर विपक्षी दल जवाबदेही स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं, तो इससे किस तरह की आपत्ति हो सकती है। और यह सही है कि प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर विरोध का दायरा व्यापक होते जाने के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दिया, मगर इस मसले पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से लाठीचार्ज किया, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को चोट पहुंची, उसके लिए विपक्षी दल संसद में गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इस संदर्भ में सरकार की ओर से जिस तरह विपक्ष की मांग को प्रकारांतर से खारिज किया जा रहा है, वह साफ तौर पर जवाबदेही से बचने की ही कोशिश है। यह स्थिति तब है जब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि वे गृह मंत्री को सदन में बुलाने के अनुरोध पर विचार करें, मगर इस संदर्भ में
कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन को सरकार की ओर से ड्रामा बताया गया। सवाल है कि इस तरह का रोक रखते हुए सरकार क्या यह दावा करने की स्थिति में है कि वह किसी भी मुद्दे पर उठे विवाद का हल संवाद या बातचीत के जरिए निकालने को तैयार है। कहने को किरेन रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत करके समर्थन मांगा, लेकिन वहां भी प्रस्तावित विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार अगर किसी भी मुद्दे पर विपक्षी दलों की उपेक्षा कर या फिर उनकी राय को दरकिनार कर एक तरफा तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई हल निकालने के बारे में सोच रही है तो इसे कैसे देखा जाएगा। एक तरफ सरकार अपनी सुविधा से संवाद का स्वरूप तय करना चाहती है या फिर इसकी जरूरत को गैर महत्वपूर्ण मानती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्पष्ट तौर पर बातचीत करने को ही प्राथमिक और लोकतंत्र का तकाजा मानते हैं। गौरतलब है कि मुंबई में नई पीढ़ी के बच्चों के साथ बातचीत के दौरान मोहन भागवत ने यह टिप्पणी की कि जेन जी देश विरोधी नहीं, वह विरोध प्रदर्शन भी संवाद का वैध तरीका तथा लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक जरिया है। और इस क्रम में अलग अलग विचार एक साथ आते हैं और चर्चा के बाद आम सहमति बनती है। इस समूचे मसले को इतनी स्पष्टता के साथ भागवत ने जिस तरह देखा उसे लोकतंत्र का जीवन तत्व माना जाना चाहिए। इसके बावजूद यह समझना मुश्किल है कि सरकार के भीतर इस मामले में एक विचित्र आग्रह क्यों दिखता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के साथ एक अहम बिंदु यह उभरा कि सरकार किसी नीति पर सवाल उठाने पर आम जनता के खिलाफ सख्ती बरतने के बजाय जवाब देने और संवाद करने से ही लोकतंत्र बचेगा। और आप देख रहे हैं कि मानसून का सत्र चल रहा है ना, तो इसमें आप देखते हैं कि क्या हुआ, कोई सार्थक पहल हुई है, चर्चा हुई है। आपने देखा है कोई अधिनियम पारित हुआ हो, बना हो, तो उसमें आप देखते हैं कोई सार्थक चर्चा हुई सत्ता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, लेकिन खूब हंगामा हो रहा है। मनमानी का भोजन। सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इसलिए की थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए, मगर देखरेख और निगरानी के अभाव में कई विद्यालयों में यह व्यवस्था मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। कहीं भोजन की गुणवत्ता तो कहीं उसे परोसने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 मामले सामने आए। सीतापुर के महबूदाबाद में एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पन्नी हल सब्जी रोटी फेंककर देने के आरोप लगे। इसी तरह बलिया के पलिया गांव स्थित विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रोटी सब्जी थाली में परोसने के बजाय बच्चों के हाथ में दिए जाने का मामला सामने आया। एक जगह तो आपने देखा है कि मेरे रोटी खा रहे थे बच्चे, और कई जगह तो आप देखते हैं कि छिपकली मिल जाती है, उसमें आप देखते हैं कि कॉकरोच मिल जाता है, सांप तक के बच्चे मिल जाते हैं। तो ये भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों घटनाओं से मैं संबंधित प्रधानाध्यापिकाओं को ये आप देखते हैं कि निलंबित कर दिया गया, मगर सवाल है कि विद्यालय में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए विभागीय निगरानी तंत्र निष्क्रिय और लापरवाही क्यों बना रहता है। अगर बच्चों को सम्मानजनक तरीके से अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और देश भर से, हर राज्य से इस तरह की खबरें आती हैं। देश भर के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत घटिया खाद्यान्न का इस्तेमाल, तय नियमावली का पालन न करने, साफ सफाई की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी खबरें अक्सर आती रहती हैं। यह बात अब छिपी नहीं है कि शिक्षकों और रसोइयों की मिलीभगत से बच्चों को पौष्टिक के बजाय बेहद कम मात्रा में और खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसा जाता है, मगर ऐसे मामले बहुत कम सामने आ पाते हैं। उत्तर प्रदेश की दोनों घटनाओं में भी कार्रवाई तब हुई जब इनके वीडियो सार्वजनिक तौर पर सामने आए। इससे स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर मध्याह्न भोजन की निगरानी की व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। हालांकि बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उनका पालन कराने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नजर नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि विद्यालय के जिन शिक्षकों अधिकारियों पर मध्याह्न भोजन की निगरानी निरीक्षण का जिम्मा है, उनकी सीधे तौर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।